विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण किस तरह से होता है, कुल आय की गणना पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न करदाताओं की कुल आय निकालते समय उनके स्टेटस का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा की थी। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं। अलग अलग सोर्सेज से इनकम प्राप्त हुई है और उस इनकम पर डिस्कशन करना है। क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है, कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए श्री मधुसूदन गर्ग की आयकर सीमा में आने वाली आय की गणना कीजिए यदि वो निवासी मतलब रेजिडेंट असेसी हो, असाधारण नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, या फिर वो अनिवासी या नॉन रेजिडेंट हो। कर निर्धारण वर्ष जरूर अपने को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर में तो वर्तमान में आपके लिए कर निर्धारण वर्ष 2021 लिखा जाएगा, क्योंकि बुक नई नहीं आई है अभी मार्केट में। तो 2021 असेसमेंट ईयर होगा आप लोगों के लिए। और आप जानते हैं असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर या गत वर्ष की इनकम पर टैक्स लगता है और गत वर्ष एक साल पीछे चलता है। तो 2021 में मैं टैक्स की गणना करूंगा और इनकम जो लूंगा वो 19 और 20 की लूंगा। तो ये एग्जाम्पल है। अब इसको मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पे सॉल्व करता हूं और इसके प्रोविजंस को एक्सप्लेन करता हूं। यस तो ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए देखिएगा, हेड मैंने डाल रखा है स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मधुसूदन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 और 21। ग्रॉस टोटल इनकम की गणना करनी है मधुसूदन की असेसमेंट ईयर निर्धारण वर्ष 2020 और 21 के लिए। चूंकि आपसे 3 स्थितियों में ग्रॉस टोटल इनकम या सकल कुल आय की गणना करवाई जा रही है, तो मैंने 3 कॉलम बना दिए हैं। निवासी करदाता हो, असाधारण निवासी करदाता हो, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट असेसी, और तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट या अनिवासी करदाता है। तो क्वेश्चन में जो है पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैं पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, इंग्लैंड में मकान संपत्ति से आए 2 लाख रुपए जिसे इंग्लैंड में ही एक बैंक में जमा कर दिया गया तथा इसमें से 80,000 रुपए भारत लाए गए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि निवासी करदाता को तो हर इनकम पे टैक्स देना होता है। 2 इनकम ऐसी होती हैं जो सभी के लिए टैक्सेबल होती हैं। वो कौन सी इनकम थी? भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय सभी के लिए टैक्सेबल होगी। प्राप्ति से मतलब होता है फर्स्ट टाइम रिसीव, पहली बार प्राप्ति से। और दूसरा पॉइंट था भारत में उपार्जित या भारत से उपार्जित आय। तो भारत में प्राप्त और प्राप्त मानी गई, इसी तरह उपार्जित और उपार्जित मानी गई। 2 इनकम्स पे तो सभी को टैक्स देना होता है, लेकिन प्राप्ति का मतलब फर्स्ट टाइम रिसीव से होता है। तो यहां सिचुएशन क्या है? मकान संपत्ति से आय 2 लाख रुपए हुई जो इंग्लैंड के बैंक में ही जमा कर दी गई और बाद में 80,000 आप भारत लाए। तो 80,000 जो भारत लाए हैं उसका तो कोई महत्व ही नहीं है, वो ट्रांसफर ऑफ मनी है, रिसीप्ट नहीं है। बैंक में आपने पैसा इंग्लैंड में ही प्राप्त किया और जमा कर दिया, तो प्राप्त कहां माना जाएगा? इंग्लैंड में। और चूंकि निवासी करदाता अगर कोई है उसके लिए तो हम जानते हैं कोई भी इनकम हो, चाहे वो भारत में प्राप्त हो चाहे विदेश में प्राप्त हो, भारत में उपार्जित हो विदेश में उपार्जित हो, सभी इनकम पे निवासी को टैक्स देना होता है। तो विदेश में ही कमाई और विदेश में ही प्राप्त की तो वो सिर्फ निवासी करदाता के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों करदाताओं के लिए टैक्स फ्री माना जाएगा, एग्जम्प्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान में व्यापार से आए 50,000 रुपए
इसमें से 30,000 रुपए भारत में प्राप्त किए। इस व्यापार का नियंत्रण भारत से होता है। तो मैंने लिखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान, कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से। दो सिचुएशंस हैं। 50,000 पाकिस्तान में आपने जो बिजनेस किया उससे आय हुई है, उस 50 में से 30,000 रुपए भारत में प्राप्त किया। और आप जानते हैं भारत में प्राप्त होने वाली रकम या प्राप्त मानी गई रकम सभी करदाताओं के लिए टैक्सेबल होती है। तो बिजनेस इनकम रिसीव्ड इन इंडिया 30,000 शैल बी टैक्सेबल फॉर एवरी एसएससी वेदर रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, सभी के लिए टैक्सेबल है। तो 30,000 भारत में प्राप्ति तो मैंने सभी की इनकम में जोड़ दिया। 20,000 इसका मतलब पाकिस्तान में 50 प्राप्त कमाया था, 30 तो इंडिया में प्राप्त किया। इसका मतलब 20,000 बिजनेस जो पाकिस्तान में था वहीं पर आपने प्राप्त किया है। पॉइंट एक आपने देखा था, ऐसे व्यापार जिनका कंट्रोल इंडिया से होता है, निवासी के लिए तो वो टैक्सेबल होगा ही होगा। ऐसे बिजनेसेस जिनका कंट्रोल इंडिया से है, उन व्यापार से विदेश में अगर कोई आय अर्जित होती है तो वो असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरीली करदाताओं के लिए भी टैक्सेबल माना जाता है। तो 20,000 रुपए ऐसे बिजनेस की आय जो भारत से कंट्रोल होता है, तो रिसीव्ड इन पाकिस्तान, निवासी को तो देना ही देना है। असाधारण निवासी के लिए भी वो कर योग्य मान लिया जाएगा, क्योंकि असाधारण निवासी की आय में उन सारे बिजनेस इनकम को हम जोड़ते हैं जिनका कंट्रोल इंडिया से है। लेकिन नॉन रेजिडेंट या अनिवासी करदाता के लिए वो टैक्स फ्री माना जाएगा। ये 20,000 था, ठीक है, 20,000, ठीक है। तो पॉइंट यह हुआ, पाकिस्तान में बिजनेस है, कंट्रोल इंडिया से है। निवासी के लिए तो वो 50,000 पूरा का पूरा ही टैक्सेबल होगा। असाधारण निवासी के लिए 30,000 तो सभी के लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि भारत में प्राप्त सभी के लिए कर योग्य है। 20,000 जो आपने पाकिस्तान में बिजनेस है वहीं प्राप्त किया है, लेकिन बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है, तो वो असाधारण के लिए भी टैक्सेबल होगा और अनिवासी के लिए टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, राजस्थान में मकान संपत्ति के विक्रय से आए 60,000 रुपए, इस राशि का आधा भाग कनाडा में प्राप्त किया। संपत्ति कहां है? राजस्थान में। अब आपने जो पैसा कमाया है वो कहां से कमा रहे हैं? इंडिया से। संपत्ति इंडिया में है, तो भारत में स्थित संपत्ति से अगर कोई आय अर्जित होती है तो आप जानते हैं वो सभी के लिए टैक्सेबल होती है, वो चाहे कहीं पर भी प्राप्त हो। भारत में उपार्जित या भारत से उपार्जित आय सभी के लिए टैक्सेबल होती है। तो राजस्थान में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन राजस्थान 60,000 रुपए सभी करदाताओं के लिए टैक्सेबल होंगे, क्योंकि इनकम कहां से प्राप्त हो रही है? इंडिया से। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है, एक मित्र से विदेशी मुद्रा में 40,000 रुपए का मोबाइल सेट उपहार में मिला, जिसे भारत में प्राप्त किया गया। मतलब फ्रेंड से गिफ्ट मिला है, आगे चल के आप पढ़ेंगे। 50,000 रुपए तक का गिफ्ट अगर मिलता है किसी को तो वो एग्जम्प्ट होता है, उसको इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। एक गत वर्ष में कुल मिलाकर के उपहारों का मूल्य 50,000 तक है तो वो टैक्स फ्री होता है। यहां पर इनको अपने फ्रेंड से गिफ्ट मिला है, वो 40,000 का है। 50,000 तक के गिफ्ट फ्री होते हैं, सभी के लिए फ्री होते हैं, इसलिए किसी भी करदाता की इनकम में हम उसको शामिल नहीं करेंगे, टैक्स फ्री मानेंगे, इनकम में नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में, भारत सरकार से 48,000 रॉयल्टी प्राप्त हुई। रॉयल्टी कहां से मिली है? भारत सरकार से, इंडिया से। और आप जानते हैं अगर इंडिया से कोई पैसा मिलता है तो वो सभी के लिए टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम इंडिया गवर्नमेंट 48,000, चाहे वो निवासी हो, चाहे असाधारण हो, चाहे अनिवासी।
जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, दो इनकम सभी के लिए टैक्सेबल है। ये बेसिक प्रिंसिपल आपको ध्यान रहना चाहिए। भारत में प्राप्ति और भारत से प्राप्ति, भारत में प्राप्ति और प्राप्ति मानी गई आय, और भारत में उपार्जित या भारत से उपार्जित मानी गई आय सभी के लिए टैक्सेबल होती है। तो भारत सरकार अगर यहां से कोई पेमेंट करती है तो वो आय भारत से उपार्जित हो रही है, इसलिए सभी के लिए टैक्सेबल मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में श्री मनीष अग्रवाल जो एक अनिवासी से भारत में संचालित व्यापार के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज मिला है 10,000। मनीष अग्रवाल नॉन रेजिडेंट है, उनका आयकर अधिनियम के अनुसार स्टेटस अनिवासी का है, नॉन रेजिडेंट का। उनको आपने पैसा दिया उधार, किस लिए? इंडिया में बिजनेस करने के लिए। तो वो पैसा कहां इन्वेस्ट हुआ? इंडिया में। अब उस पैसे से अगर आपको कोई ब्याज मिलता है, लोन पर आपने दिया और इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, उस विनियोग की गई राशि भारत में है, उस पर आपको कोई ब्याज या आय प्राप्त होती है, तो वो कहां से प्राप्त मानी जाएगी? भारत से, क्योंकि पैसा कहां इन्वेस्ट हुआ करके? इंडिया में। भारत में इन्वेस्ट हुआ है तो आपको जो इनकम प्राप्त हो रही है वो भारत में उपार्जित मानी जाएगी, क्योंकि आपका पैसा कहां लगा है? इंडिया में। और भारत में या भारत से अगर कोई इनकम होगी तो वो तो सभी के लिए टैक्सेबल होती है। तो आप देखिएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट फॉर लोन टू रन बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में बिजनेस चलाने के लिए अनिवासी को लोन दिया और उस पर ब्याज मिला। बिजनेस इंडिया में है, पैसा भारत में लगा है, और भारत में अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो तीनों तरह के करदाताओं के लिए कर योग्य माना जाएगा। नेक्स्ट, जापान में विनियोगों की आय 20,000। इस राशि को जापान में उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने प्राप्त किया और बैंक ड्राफ्ट से भारत में भेज दिया। जापान में इन्वेस्टमेंट किया, इनका एजेंट है जापान में, उसने वहीं पर प्राप्त कर लिया और फिर बाद में भारत बेच दिया। तो इसका मतलब पहली बार कहां प्राप्त हुआ है? जापान में। एजेंट ने भारत में के बाहर जापान में प्राप्त किया और बाद में भारत भेजा है, तो इसका मतलब वो बाद वाला ट्रांजैक्शन तो ट्रांसफर ऑफ मनी है। फर्स्ट टाइम रिसीव्ड जापान में हो गया। और आप जानते हैं भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय सभी के लिए टैक्सेबल होती है, लेकिन निवासियों के लिए एक पॉइंट आपने और भी पढ़ा है, अगर कोई करदाता निवासी है तो भारत में प्राप्त या विदेश में प्राप्त, भारत में उपार्जित, विदेश में उपार्जित सभी तरह की इनकम पर निवासी को टैक्स देना होता है। तो 20,000 रुपए जो इन्वेस्ट किया था जापान में, उससे आपको जो इनकम प्राप्त हुई है वो जापान में हुई है, लेकिन निवासी करदाता के लिए तो वो टैक्सेबल होगा, बाकी के करदाताओं के लिए उसको टैक्स फ्री माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में व्यापार से आए 80,000 और इसका कंट्रोल हो रहा है इंग्लैंड से, और इसमें से 40,000 रुपए इंग्लैंड भेज दिए। बिजनेस कहां है? इंडिया में। भारत में अगर कोई बिजनेस है तो उसका कंट्रोल कहां से हुआ है या कहां से हो रहा है, इसका कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं भारत से प्राप्त या भारत में उपार्जित आय सभी के लिए टैक्सेबल होती है। तो आपका बिजनेस भारत में है, 80,000 रुपए आपने कमाया और उसमें से 40,000 बाद में इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड भेजा या नहीं भेजा वो मैटर ही नहीं करता है। 80,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस मानी जाएगी इंडिया में, और भारत में व्यापार से आए मीन्स भारत से पैसा कमा रहे हैं तो वो तो सभी के लिए टैक्सेबल होता है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 80,000 रुपए, चाहे वो आप निवासी हो, असाधारण हो या अनिवासी हो, तीनों करदाताओं की इनकम में जोड़ा जाएगा। कारण ये कि इनकम कहां से प्राप्त हो रही है, वो आपको भारत से प्राप्त हो रही है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है,
मिस्टर मनोज कुमार जो एक निवासी हैं, भारत के बाहर कोई बिजनेस करते हैं और उनको तकनीकी सेवा देने के लिए प्राप्त रॉयल्टी 40,000। मनोज कुमार निवासी हैं, बिजनेस कहां करते हैं? भारत के बाहर। आपने टेक्निकल सर्विसेज दी हैं कहां? भारत के बाहर। भारत के बाहर टेक्निकल सर्विसेज दी हैं और उसके बदले में आपको पैसा प्राप्त हुआ है 40,000। और आप जानते हैं कि भारत या भारत के बाहर जो भी इनकम होती है निवासी करदाताओं के लिए ही टैक्सेबल होती है। असाधारण तो सिर्फ 2 इनकम पे टैक्स देते हैं, भारत में प्राप्त मानी गई है या भारत में उपार्जित और उपार्जित मानी गई है। साथ ही एक एडिशनल पॉइंट होता है कि ऐसे व्यापार से आए जिनका कंट्रोल इंडिया से है वो असाधारण के लिए टैक्सेबल होता है। निवासी 2 ही इनकम पे टैक्स देगा, भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई या फिर भारत में उपार्जित या भारत में उपार्जित मानी गई। तो विदेश में आपने टेक्निकल सर्विसेज दी, बिजनेस भारत के बाहर है, 40,000 आपको रॉयल्टी मिली है टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो जो 40,000 पैसा मिला है वो भारत के बाहर सेवा देने के लिए सिर्फ निवासी के लिए कर योग्य होगा, क्योंकि निवासी को तो हर इनकम पे टैक्स देना होता है। तो 40,000 रेजिडेंट एसएससी के लिए तो टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों करदाताओं के लिए एग्जेम्प्ट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भूतकाल में बिना कर लगी 40,000 रुपए की विदेशी आय गत वर्ष में भारत लाई गई। आपको मैंने जब फॉर्मेट बना के दिया था कर भार का, उसमें लिखा था लास्ट पॉइंट में, गत वर्ष से पूर्व की बिना टैक्स लगी विदेशी आय भारत अगर लाई जाए तो भारत लाने पर उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, सभी करदाताओं के लिए वो टैक्स फ्री होती है। तो गत वर्ष से पहले की अभी अपन बात कर रहे हैं, गत वर्ष कौन सा होगा? 19-20। 20-21 में टैक्स लगाऊंगा, 19-20 की इनकम लूंगा। 19-20 से पहले की अगर कोई विदेशी इनकम आज अगर आप इंडिया लाएंगे तो वो सभी करदाताओं के लिए एग्जम्प्ट होती है, टैक्स फ्री होती है। तो किसी भी करदाता की इनकम में उसको शामिल नहीं करते। चूंकि क्वेश्चन में आपसे ग्रॉस टोटल इनकम पूछी थी, स्टार्टिंग में जब मैंने फॉर्मेट दिया था आपको इनकम का, वहां जीटीआई या ग्रॉस टोटल इनकम मैंने कैलकुलेट करके बताई थी क्या फॉर्मेट होता है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब आप जानते हैं, सभी तरह की इनकम्स को जो अगर मैं जोड़ दूं तो जो टोटल आता है वो कहलाता है सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। क्वेश्चन में आपसे ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई पूछी थी, तो आपकी जितनी भी तरह की इनकम्स हैं उन सारी इनकम्स का मैं टोटल कर दूंगा और ये टोटल कहलाएगा जीटीआई या ग्रॉस टोटल इनकम। तो इस तरह से निवास स्थिति के आधार पर करदाताओं की इनकम्स को आप जब लेंगे तो मुख्य रूप से एक बार रिवाइज कर देता हूं, ध्यान रहेगा आपको। भारत में प्राप्त और प्राप्त मानी गई आय सभी के लिए टैक्सेबल होगी, तीनों तरह की। भारत में उपार्जित या भारत से उपार्जित मानी गई आय तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। निवासी को तो हर इनकम पे टैक्स देना होगा, चाहे भारत में प्राप्त हो चाहे विदेश में प्राप्त हो। असाधारण और नॉन रेजिडेंट में एक ही अंतर है, नॉन रेजिडेंट 2 इनकम पे टैक्स देता है, भारत में प्राप्त और प्राप्त मानी गई, साथ ही भारत में उपार्जित या भारत से उपार्जित मानी गई है। असाधारण एक और इनकम पे टैक्स देता है, वो होती है ऐसे विदेशी व्यापार जिनका कंट्रोल इंडिया से है, उन बिजनेस से अगर कोई आय होगी तो वो असाधारण के लिए तो टैक्सेबल होगी, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्स फ्री होगी। एक ही डिफरेंस है असाधारण और नॉन रेजिडेंट के बीच में कि ऐसे बिजनेसेस विच आर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड वर्किंग आउटसाइड इंडिया, तो उनका प्रॉफिट नॉन रेजिडेंट के लिए तो टैक्स फ्री होता है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एसएससीज के लिए कर योग्य होता है।
तो जो भी मैंने आपसे थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था उसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।